दोस्तों आज हम जूलियस सीजर के एक्ट 2 सीन 1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने एक्ट 2 सीन 1 के पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब ब्रूटस के घर पर आते हैं कॉन्स्पिरेटर्स में कैसियस है, कास्का है, डीसियस है, सिना, मेटिलस और ट्रिबोनियस भी है। ये सभी लोग आए हैं ब्रूटस के घर पर। कैसियस: आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट। गुड मॉरो ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू? दोस्तों मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि रात का टाइम है, देर रात का टाइम है। तो कैसियस ब्रूटस के घर पर आते ही बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपकी नींद को ख़राब कर दिया है, इंटरप्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब है गुड मॉर्निंग। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे आके? ब्रूटस: आई हैव बीन अप दिस आवर अवेक ऑल नाइट। नो आई दीज मैन डैड कम अलॉन्ग विद यू। अरे नहीं नहीं, मैं तो जागा हुआ था, मैं तो पूरी रात से जागा हुआ हूँ, सोया ही नहीं मैं तो। अच्छा एक बात बताओ कैसियस, तुम्हारे साथ में जो लोग आए हैं क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? उन लोगों ने ना कपड़ा पहन रखा होता है तो ब्रूटस पहचान नहीं पाता, पूछता है कैसियस से कि क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? कैसियस: यस, एवरी मैन ऑफ देम एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू। हाँ, आप सभी लोगों को जानते हैं और ये सभी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, बहुत पसंद करते हैं आपको। And everyone doth wish you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you। और ये लोग चाहते हैं कि आप भी अपने आप को उसी ऊंची निगाह से देखो जिस तरह से हर रोमन आपको देखता है। जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को ही होती है। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोहरी ही परख सकता है हीरे को। सेम बात कैसियस यहाँ पे ब्रूटस को बोलना चाह रहा है कि आप तो हीरा हो, हीरा। जिस तरह से एक नोबल रोमन आपको देखता है ना, हीरा समझता है, बहुत अच्छा समझता है, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने आप को अच्छा समझो। काश आप भी अपने आप को उसी नज़र से देख सकते जिस नज़र से नोबल रोमन आपको देखते हैं, आप भी अपने आप को महान मानने लगते। दिस इज़ ट्रिबोनियस, ये ट्रिबोनियस है। ब्रूटस: ही इज़ वेलकम इधर। ट्रिबोनियस का स्वागत है मेरे घर में। कैसियस: दिस डीसियस ब्रूटस, और ये है डीसियस ब्रूटस। दोस्तों ब्रूटस अलग है और डीसियस ब्रूटस अलग है। डीसियस ब्रूटर एक कॉन्स्पिरेटर है, माइनर सा करेक्टर है इसका। ब्रूटस: ही इज़ वेलकम टू। डीसियस ब्रूटस का भी स्वागत है। कैसियस: दिस कास्का, दिस सिना एंड दिस मिटिलस सिम्बर, और ये है कास्का, ये है सिना और ये है मिटिलस सिम्बर। ब्रूटस: दे आर ऑल वेलकम। वॉट वॉचफुल केयर्स डू इंटरपोज देमसेल्व्स बेटविक्स्ट योर आइज एंड नाइट। इन सभी का मेरे घर में स्वागत है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि तुम सभी लोग इतनी रात को जाग रहे हो? ऐसी क्या बेचैनी है जिसने तुम्हें इतनी रात को भी जगा के रख रखा है? कैसियस: शैल आई एंट्रीट अ वर्ड। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि क्या हम थोड़ा सा अकेले में बात कर सकते हैं, प्राइवेटली बात कर सकते हैं? इसके बाद क्या होता है, ब्रूटस और कैसियस एक जगह पे चले जाते हैं आपस में बातें करने के लिए। कैसियस यहाँ पे ना मैनिपुलेट करेगा ब्रूटस को, उसके कान थोड़े से भरेगा, और जब ये लोग वापस आएंगे तो ब्रूटस पूरी तरह से तैयार होगा सीज़र को जान से मारने के लिए। तो उधर ब्रूटस और कैसियस आपस में प्राइवेटली बात करेंगे और इधर जो लोग कॉन्स्पिरेटर्स बचे हुए हैं ये टाइम पास के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, फालतू की बातें करेंगे आपस में। डीसियस: हियर लाइज द ईस्ट, डॉट नॉट द डे ब्रेक हियर। कहता है कि ये तो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे, क्या सुबह इसी साइड से होगी? देखो सूरज जो होता है ना वो ईस्टर्न साइड से निकलता है हमेशा, तो वो यही पूछ रहा है कि ईस्ट साइड है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि सुबह यहीं से होगी, सूरज यहीं से निकलेगा। कास्का: नो, कास्का मना कर देता है। कास्का कहता है नहीं नहीं, ईस्ट साइड से नहीं निकलने वाला सूरज। सिना: ओ पार्डन सर, इट डॉथ एंड यॉन ग्रे लाइन्स डेट फ्राइड द क्लाउड्स आर मैसेंजर्स ऑफ डे। अरे माफ़ करो सर, आप गलत हो, सूरज तो यहीं से निकलेगा, ईस्ट साइड से ही निकलेगा। सिना कास्का को कह रहा है कि आप गलत हो। डीसियस बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सूरज तो यहीं से निकलेगा, ईस्ट साइड से। आप दूर से देखो ज़रा, ग्रे कलर की लाइंस भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और बादल भी मैसेज ला रहे हैं इस बात का कि दिन निकलने ही वाला है। देखो रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब थोड़ी देर में ही दिन निकलेगा। कास्का: यू शैल कन्फेस डेट यू आर बोथ डिसीव्ड। अच्छा बेटा ऐसी बात है, तुम दोनों को ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट साइड से निकलेगा? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम दोनों गलत हो। हियर एज आई पॉइंट माई स्वॉर्ड द सन अराइजेज विच इज़ अ ग्रेट वे ग्रोइंग ऑन द साउथ, वेइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर। दोस्तों कास्का ना अपनी तलवार तानता है
पॉइंट करता है अपनी तलवार को, अपनी तलवार की नोक से दिखाता है कि देखो जहाँ पे मेरी तलवार की नोक है ना, वहाँ पे सूरज निकलेगा, वहाँ ऊपर साउथ की तरफ। वहाँ पर इसलिए निकलेगा सूरज क्योंकि अभी साल की शुरुआत ही हुई है। साल की शुरुआत में वहीं से निकलता है सूरज, देख लेना तुम लोग। सम 2 months hence up higher toward the north। और आज से 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नॉर्थ साइड की तरफ से सूरज निकलेगा। He first presents his fire and the high east stands as the capital directly here। और जहाँ पे कैपिटल है वो ईस्ट डायरेक्शन है और कैपिटल की तरफ से सूरज आग बरसाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इनके पास में कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो ये लोग टाइम पास कर रहे हैं कि सूरज कहाँ से निकलेगा, कहाँ से नहीं निकलेगा, शर्त लगा रहे हैं कि यहीं से सूरज निकलेगा। तो इसी दौरान वहाँ पे क्या होता है, ब्रूटस आता है वापस और कैसियस भी है उसके साथ में। ब्रूटस, गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर 1 by 1। ब्रूटस कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने हाथ 2 आगे करो और मेरे हाथ पे रखो। सभी लोग हाथ मिलाते हैं। सभी लोगों का हाथ मिलाने से मतलब ये है कि सभी लोग राज़ी हो गए कॉन्स्पिरेसी में, सभी लोग इकट्ठा हो गए सीजर को जान से मारने के लिए। कैसियस, एंड लेट अस स्वेयर अ रेजोल्यूशन। चलो अब हम लोग कसम खाते हैं। ब्रूटस, नो नॉट एन ओथ। ब्रूटस कहता है अरे नहीं नहीं, कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नॉट द फेस ऑफ मैन, द सफरेंस ऑफ आर सोल्स, द टाइम्स अब्यूज, इफ दीज बी मोटिव्स वीक, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स, एंड एवरी मैन हैज़ टू हिज आइडल बेड। हमें ये काम करने के लिए ऑलरेडी मोटिवेशन है। हमारे दिलों में जो उदासी है, हमारे चेहरे पर जो उदासी है, जो बेचैनी हमारे दिलों में हो रही है, जिस तरह का बुरा टाइम हमारा चल रहा है, वो सब बहुत है ये कॉन्स्पिरेसी कराने के लिए। कसम खाने की ज़रूरत थोड़ी है। और अगर ये बेबसी, ये बेचैनी तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है तो फिर छोड़ो ये कॉन्स्पिरेसी, घर पे जाओ और बेड पे आराम करो। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जिस बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है ना लाइफ में, वो पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन को ढूंढता है, मोटिवेशनल वीडियोस को देखेगा, कोट्स को पढ़ेगा। लेकिन जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी होती है ना, वो कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस को नहीं देखेगा। उसकी जो गरीबी है, जो उसके हालात हैं, वही उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है और वो 10-10 घंटे पढ़ लेगा बिना कोई वीडियो देखे, बिना थके। तो सेम बात यहाँ पर यही बोल रहा है कि यार हमारे हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, इतनी बेचैनी है दिलों में, इतना बुरा टाइम चल रहा है, तो कसम खाने की क्या ज़रूरत है इसमें। हमारे पास में इतने बड़े बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ये कॉन्स्पिरेसी को करें। और अगर तुम्हारे लिए ये रीज़न्स काफ़ी नहीं है तो फिर सब कुछ छोड़ो, कॉन्स्पिरेसी छोड़ो, घर पे जाओ और आराम करो बेड पे। सो लेट हाई साइडेड टायरनी रीच ऑन टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी। और अगर हम सब लोग बेड पे चले गए सोने के लिए, आराम करके तमाशे देखने लगे, तो फिर सीज़र को तानाशाह बनते हुए देखो और इंतज़ार करो कि कब वो एक एक करके हमें जान से मार दे जब उसका मन करे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक्शन नहीं लिया तुमने, आराम से बैठे रहे, तो फिर बहुत जल्दी सीज़र तानाशाह बनेगा और फिर एक एक करके हमें मारेगा जब उसका मन करेगा। बट इफ़ दीज, एज आई एम श्योर दे डू बियर फायर इनफ टू किंडल कावर्ड्स एंड टू स्टील विद वेलर द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वीमेन देन कंट्रीमैन। लेकिन अगर ये रीजंस ताकतवर हैं, जो रीजंस मैंने आपको बताया ना कि हमारे चेहरे पर उदासी है, दिल में बेचैनी है, बुरा टाइम चल रहा है, हमारा देश के ऊपर ख़तरा है, अगर वो रीजंस बड़े रीजंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो रीजंस बहुत हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं आप लोगों में आग लगाने के लिए, उन रीजंस की वजह से आग इतनी लगेगी, इतना जोश भरेगा आप लोगों में कि जो कमज़ोर होगा ना, जो कायर होगा, उसमें भी ताकत आ जाएगी। और औरतों की जो कमज़ोर स्पिरिट होती है ना, उसमें भी मर्दानगी को भर देगी, ताकतवर बना देगी औरतों को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग कमज़ोर थे, बूढ़े थे, जिनके जिस्म में जान नहीं थी, वो लोग भी बहुत ताकतवर बन गए थे और औरतों ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आज़ादी की लड़ाई में। तो वही सेम चीज़ ये बता रहा है कि रीज़न्स इतने बड़े बड़े हैं हमारे पास में कि ये रीज़न्स ऐसी आग लगा देगा हम लोगों में कि जो कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं, वो लोग भी ताकतवर हो जाएंगे, औरतों में भी ताकत आ जाएगी। What need we any spur but our own cause to break us to redress? What other bond than secret rumors that have spoke the word and will not palter? और जब ऐसे आग हो ना सीने में, तो फिर कोई भी स्पर की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों स्पर देखो कुछ इस तरह का होता है। इसको ना जूते में पहना जाता है और हॉर्स राइडिंग के टाइम ना इसको घोड़े पे चुभोया जाता है। जब घोड़े पे चुभता है ये, तो फिर घोड़ा बहुत तेज़ी से भागता है। घोड़े की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसको पहना जाता है। तो कह रहे हैं कि तेज़ भागने के लिए हमें स्पर की ज़रूरत नहीं है,
और ना ही हमें कोई बॉन्ड की ज़रूरत है। हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम रोमन्स हैं। रोमन्स हैं, सच्चे देशवासी हैं, तो अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। दोस्तों, मैंने आपको आज़ादी वाला एग्जाम्पल दिया था ना। आज़ादी में लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लालच के देश के लिए शहीद हो गए थे। तो वही बात ब्रूटस भी कह रहा है कि हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमें कोई स्पर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम तो बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रॉफिट के ये काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं हम। एंड वॉट अदर ओथ देन ऑनेस्टली टू ऑनेस्टली इंगेज्ड डैट दिस शैल बी और वी विल फॉल फॉर इट। और इससे बड़ी कसम क्या ही होगी कि हम लोगों ने आपस में कहा है, एक दूसरे से ऑनेस्टली कहा है कि या तो हम कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देंगे या फिर मर जाएंगे, करेंगे या मरेंगे। तो ये तो अपने आप में सबसे बड़ी कसम है। इस कसम के आगे किसी दूसरी कसम की ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपस में कहा है ना कि या तो हम करेंगे इस काम को या फिर मरेंगे, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी करेंगे या मरेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी कसम है भाई। अब किसी और कसम की ज़रूरत नहीं है हमें। So are priests and cowards and men courtless, old feeble carrions and such suffering souls that welcome wrongs। कस्में तो उन लोगों के लिए होती हैं जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो लोग एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, घबराते हैं बहुत ज़्यादा, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके जिस्मों में ताकत नहीं होती, और वो कमज़ोर लोग जिनके साथ में कुछ बुरा हो सकता है, जिन्हें डर होता है कि हमारे साथ में कुछ बुरा होगा, वो लोग खाते हैं कस्में। तो कस्में कोई ताकतवर बहादुर लोग नहीं खाते, डरपोकों का काम है, बुज़दिलों का और कमज़ोरों का काम है। अंडू बैड कॉजेज स्वेयर सच क्रिएचर्स एज मैन डाउट। कस्में सिर्फ उन मर्दों के लिए होती हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं होता। जो मर्द वो काम करते हैं जो गलत होता है, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग कसम कब खाते हैं? हम लोग कसम खाते हैं किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए। कोई हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा तो हम कसम खा के उसको यकीन दिलाते हैं। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे कस्में, स्कूल में हम कहते थे तेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा। तो यही बात वो समझा रहा है ब्रूटस कि हमें कस्मों की ज़रूरत नहीं है। कस्में तो जो झूठे लोग होते हैं, जो कोई गलत काम कर रहे होते हैं, जिनके इरादे सही नहीं होते, उनके लिए कस्में हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे इरादे तो बहुत पक्के हैं। बट डू नॉट स्ट्रेन द इवन वर्च्यू ऑफ आवर एंटरप्राइज। तो आओ हम इस नेक काम पर दाग ना लगाएं, अपवित्र ना करें, इसको इम्प्योर ना करें। देखो, सीज़र को मारने का जो काम है ना, उसको बहुत पवित्र बता रहा है, और कसम खाने को अपवित्र बता रहा है। तो कह रहा है ये जो पवित्र काम हम करने जा रहे हैं ना, नेक काम करने जा रहे हैं, इस काम को हम अपवित्र ना करें, इसके ऊपर कोई दाग ना लगाएं कसम खा के। कसम खा लोगे तो दाग लग जाएगा, अपवित्र हो जाएगा ये काम। स्टेन का मतलब होता है दाग। नॉट द इनसप्रेसिव मेडल ऑफ आवर स्पिरिट्स टू थिंक दैट और आर कॉज और आर परफॉर्मेंस डिड नीड एन ओथ। और हमारी ये जो स्पिरिट है ना, किसी के आगे ना झुकने वाली, जो जज्बा है किसी के आगे ना झुकने का, उसको ऐसे ही बरकरार रहने दो। ये मत सोचो कि हमारा जज्बा किसी कसम का ग़ुलाम है। हमारे जज्बे को किसी कसम की ज़रूरत नहीं है। When every drop of blood that every Roman bears and nobly bears is guilty of a several bastardly if he do break the smallest particle of any promise that hath passed from him। और कोई भी नोबल रोमन अपने वादे को तोड़ता नहीं है। अगर कोई रोमन अपने वादे से पीछे हटता है ना, तो समझ लो कि उस रोमन के खून का एक एक कतरा नाजायज़ है, उसके जिस्म में नाजायज़ खून दौड़ रहा है अगर वो अपने वादे को तोड़ता है, अपने वादे से पीछे हटता है। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोमन्स होते हैं वो अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं, और अगर कोई अपने वादे से पीछे हट रहा है तो इसका मतलब है कि वो रोमन है ही नहीं, उसके जिस्म में नाजायज़ खून है, रोमन का खून है ही नहीं उसके जिस्म में। कैसियस, बट व्हाट ऑफ सिसरो, शैल वी साउंड हिम? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांग विद अस। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि सिसरो का क्या मसला है? क्या हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सिसरो इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्या सोचेगा? उसका क्या विचार है, वो किस साइड पर है? मुझे ऐसा लगता है कि सिसरो भी हमें ज़रूर सपोर्ट करेगा, हमारे साथ में हो जाएगा वो भी। कास्का, लेट अस नॉट लीव हिम आउट। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, हमें सिसरो को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भी अपने साथ में मिला लो। सिना, नो बाय नो मीन्स। अरे नहीं यार, सिसरो को क्यों बुला रहे हो? दोस्तों, कैसियस और कास्का ये दोनों चाह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में सिसरो भी आए, हमारे साथ में हो जाए, हमारे ग्रुप में। लेकिन सिना मना कर देता है, कहता है नहीं यार, सिसरो को लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मत बुलाओ। मिटालस, oh, let us have him. For his silver hairs will purchase us a good opinion, and by man's voices to commend our deeds. It shall be said his judgment ruled our hands, our youth and violence shall not wit appear, but all be buried in his gravity.
मेटालस भी कैसियस और कास्का को सपोर्ट करता है, कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, हमें सिसरो को मिला लेना चाहिए अपने साथ में क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। सिल्वर हेयर का मतलब यहाँ पर है कि वो बूढ़ा है, उसको एक्सपीरियंस है, और बूढ़े लोग अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ज़्यादातर डिसीजन सही लेते हैं। तो मेटालस का ये मानना है कि जब हम मर्डर करेंगे ना सीज़र का, तो लोग ये समझेंगे कि हमें सिसरो ने डायरेक्शन दी है। हम सब लोग जवान हैं, यहाँ पे जवान खून दौड़ रहा है हमारी रगों में, तो कहीं ऐसा ना लगे कि जवानी के जोश में हमने कोई गलत काम कर दिया। सिसरो हमारे साथ में होगा तो ऐसा लगेगा कि बुज़ुर्गों का हाथ है हमारे ऊपर, बुज़ुर्गों ने हमें राह दिखाई है चलने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? मेटालस ये कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है, बूढ़ा है वो, तो जब वो हमारे साथ में मिलेगा तो लोग हमें सही निगाह से देखेंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि जवान लोग थे और जवानी के जोश में आके इन्होंने मर्डर कर डाला सीज़र का। लोग ये कहेंगे कि इनके साथ में सिसरो जैसा बूढ़ा इंसान भी है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, जो बहुत समझदार है, रेपुटेशन है उसकी, तो अगर वो इनके साथ में है तो इन्होंने सही फैसला लिया होगा, सिसरो ने इनको गाइड किया होगा। और फिर बाद में रोम की जो जनता है ना, वो हमारी तारीफ़ें करेगी। ब्रूटस, ओ नेम हिम नॉट, लेट अस नॉट ब्रेक विद हिम, फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मैन बिगिन। अरे नहीं नहीं, सिसरो को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिसरो से कोई बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी बात मानेगा ही नहीं। दोस्तों, ब्रूटस ना अपनी मनमानी करेगा यहाँ पे, जो ब्रूटस कहेगा उसको माना जाएगा। ब्रूटस का ना बहुत दबदबा है, उसका रौब है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी सबको। होगा वही जो ब्रूटस चाहेगा, और आपको पता ही है कि ब्रूटस हमेशा कंट्री के बारे में सोचेगा। कैसियस, देन लीव हिम आउट। हाँ ठीक है, फिर छोड़ो सिसरो को। कास्का, इंडीड ही इज़ नॉट फिट। हाँ हाँ, वो तो फिट ही नहीं है। देखो कितना बदमाश है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सिसरो को ले लो, शामिल कर लो, और अब एकदम से मुकर गया, कह रहा है कि सिसरो को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फिट ही नहीं है। कितना ज़्यादा पलटू हैं ये लोग, अपनी बात से एकदम पलट गए। डीसियस, शैल नो मैन एल्स बी टच्ड बट ओनली सीजर। डीसियस बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ अकेले सीजर को ही टारगेट करना है? कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ सीजर को ही जान से मारना है या कोई और भी है जिसे रास्ते से हटाना है? कैसियस, डीसियस, वेल अर्स्ड, आई थिंक इट इज़ नॉट मीट मार्क एंटनी, सो वेल बिलीव्ड ऑफ सीजर शुड आउटलिव सीजर। ये बड़ी अच्छी बात कही है तुमने डीसियस, मुझे ऐसा लगता है कि मार्क एंटनी को भी जिंदा छोड़ना एक गलत फैसला होगा। सीजर के साथ में मार्क एंटनी को भी जान से मार दो, क्योंकि सीजर मार्क एंटनी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत पसंद करता है उसको। वी शैल फाइंड ऑफ हिम अ श्रूड कॉन्ट्रवर। हमें बाद में पता लगेगा कि वो कितना मक्कार है और चुपके चुपके वो प्लान बनाएगा। अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा कि कितना मक्कार है वो, चुपके चुपके से प्लान बनाएगा। एंड यू नो हिज मीन्स, इफ़ ही इम्प्रूव दैम may well stretch so far as to annoy us all, which to prevent let Antony and Caesar fall together। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मार्क एंटनी अगर चाहे तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पास में इतना पैसा है, इतनी रेपुटेशन है उसकी कि वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नाक में दम कर देगा वो हमारी, और वो हमारी नाक में दम ना करे, हमें परेशान ना करे, तो बेहतर ये है कि सीज़र के साथ में मार्क एंटनी को भी जान से मार दो। दोस्तों, कैसियस वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसकी जो प्रेडिक्शन है ना बिल्कुल सही है। वो जो कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है ना, उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया इसने, और बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। मार्क एंटनी इनकी हालत ख़राब कर देगा ड्रामा के आखिर में। मार्क एंटनी बहुत भारी पड़ेगा इन सब के ऊपर आगे चल के। ब्रूटस, आवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी, Caius Cassius, to cut the head off and then hack the limbs, like wrath in death and envy afterwards, for Antony is but a limb of Caesar। कैसियस, बात ऐसी है, जब हम लोग सीजर का सर अलग कर देंगे तो फिर हाथ काटने की ज़रूरत क्या है? बहुत खूनी हो जाएगा अगर हाथ भी काटोगे तो। कहने का मतलब ये है, देखो अगर आप सर काटोगे ना तो हाथ पैर किसी काम के नहीं है, हाथ पैर खुद ही आपके बेजान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि मार्क एंटनी ना सीजर के हाथ हैं, तो जब हम सीज़र को ही जान से मार देंगे तो फिर हाथ किस काम के? सीज़र को ही मार देंगे तो फिर एंटनी के पास में कोई भी ताकत नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? सीज़र की एक बार गर्दन काट दी तो उसके हाथ बेकार हो गए, मतलब मार्क एंटनी पावरलेस हो जाएगा, कोई भी ताकत नहीं होगी उसके पास में, तो फिर उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट अस बी सैक्रिफाइसेस बट नॉट बूचर्स, गाइस, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीज़र एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज़ नो ब्लड। और हम सीज़र को मार रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है मारने की, हमारी मजबूरी बन गई है सीज़र का कत्ल करना।
हम कोई कसाई थोड़ी हैं जो हर किसी का खून बहाते रहेंगे। हमें तो सेक्रीफाइजर बनना है, हमें बूचर नहीं बनना। दोस्तों, सेक्रीफाइजर से मतलब ये है कि हम गॉड को बलि चढ़ाएंगे। गॉड को बलि चढ़ाई जाती है ना बहुत सारे कल्चर्स में, तो जिस तरह से गॉड को बलि चढ़ाई जाती है वैसे हम सीज़र की बलि चढ़ाएंगे, मतलब पुण्य का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हम कोई कसाई नहीं है जो अपने बिजनेस के लिए या मज़े के लिए उसको काट रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? कहने का उसका मतलब ये है कि हम सीज़र को मार रहे हैं देश के लिए, ताकि हमारी कंट्री बच सके। हमें कोई शौक़ नहीं है खून बहाने का, हम कोई कसाई नहीं है, हमें तो सेक्रीफाइजर बनना है। गॉड के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए हम बलि चढ़ा रहे हैं। और आगे ये कहता है कि सीज़र की रूह, उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं हम लोग, और हमें उसकी रूह चाहिए, और रूह में कोई भी ब्लड नहीं होता। अपनी बात को सही कर रहा है, कह रहा है कि जिस्म के दुश्मन नहीं है हम सीज़र के, हमें तो उसकी रूह चाहिए, और रूह में कोई ब्लड होता ही नहीं है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ओ डेट वी देन कुड कम बाय सीज़र स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीज़र, बट alas सीज़र मस्ट ब्लीड फॉर इट, एंड जेंटल फ्रेंड्स लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट wrathfully। लेकिन यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी रूह मिल जाए बिना खून बहाए। अफसोस अफसोस, हमें उसकी रूह चाहिए तो खून बहाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। बिना काटे रूह बाहर निकलेगी ही नहीं, तो उसको काटना हमारी मजबूरी बन गई है, वरना हमें उसके जिस्म से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो उसकी रूह चाहिए। तो यहाँ पर अफसोस भी जता रहा है कि हमें उसको मारना पड़ेगा। आगे कहता है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसे निडर होके मारते हैं, लेकिन अपने दिल में कोई भी नफ़रत मत रखना, कोई भी गुस्सा मत रखना। हमें सीज़र से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हम तो अपने देश के लिए उसको मार रहे हैं, उसकी रूह निकालने के लिए उसको मार रहे हैं। तो मारो उसको, लेकिन दिल में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। पूरे जोश के साथ मारेंगे अपने देश के लिए, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे, नफ़रत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे जानवर की बलि को चढ़ाया जाता है, तो जानवर से कोई दुश्मनी नहीं होती किसी की, कोई नफ़रत नहीं करता जानवर से, और उसको तमीज़ के दायरे में काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा काटा जाए। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स, नॉट ह्यू हिम एज अ कार्कस फिट फॉर हाउंड्स। हम उसे ऐसे मारेंगे जैसे देवताओं के लिए जानवरों को मारा जाता है, मतलब तमीज़ से मारेंगे, तमीज़ से काटेंगे उसको। ऐसे नहीं है कि उल्टा सीधा काट देंगे। आपने देखा भी होगा जानवरों की जब बलि चढ़ाई जाती है तो एक प्रोसीजर होता है उसको मारने का। ऐसा नहीं होता कि उसको बेदर्दी से मारा जा रहा है, उल्टा सीधा मारा जा रहा है। उसका ख्याल भी रखा जाता है जानवर का। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है ब्रूटस कि हमें सही तरह से उसको मारना है, सही तरह से काटेंगे उसको। हमें सीज़र के जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं करने, हमें इस तरह से नहीं मारना उसको कि जंगली कुत्ते उसे खा लें। हमें तो सीज़र को इस तरह से मारना है जैसे हम गॉड के लिए बलि दे रहे हों। एंड लेट आवर हार्ट्स एज सडल मास्टर्स डू स्टर अप देयर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज एंड आफ्टर सीम टू चाइड देम। और जिस तरह से एक अच्छे योद्धा का उसके इमोशंस पर कंट्रोल होता है ना, अच्छे योद्धा की बॉडी उसकी ग़ुलाम होती है, उसी तरह से हमें भी बनना है, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे। अच्छे मास्टर की तरह, अच्छे योद्धा की तरह हमें भी अपनी बॉडी को अपना ग़ुलाम बनाना है, कंट्रोल रखना है उसके ऊपर। हमारे दिल में जो गुस्सा है ना, उस गुस्से से हम सीज़र को काटेंगे, लेकिन काटने के बाद हम अपने माइंड को डांटेंगे भी। उसको डांटेंगे कि ये तूने क्या किया है। कहने का मतलब ये है कि जो हम काम करेंगे उसके बाद हमें अफसोस भी होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन उन्हें पछतावा भी होता है कि यार इतना मासूम जानवर था, इसको क्यों काटा। पछतावा भी होगा और मज़े से नॉन वेज भी खाएंगे। तो ब्रूटस भी यही कह रहा है कि मारेंगे, लेकिन मारने के बाद हम पछतावा भी करेंगे कि ये जो काम हमने किया है ना, ये बड़ा अच्छा काम नहीं है। अपने आप को डांटेंगे, अफसोस करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, समझ गया, ठीक है। This shall make our purpose necessary and not envious, which so appearing to the common eyes, we shall be called purgers, not murderers. और जब हम अफसोस करेंगे ना, दुख मनाएंगे उसको मारने के बाद, तो ऐसा लगेगा कि हमने सीज़र को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मारा, हमने उसे देश के लिए मारा है। हमें सीज़र से कोई जलन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं था उसको मारने में। हमने तो अपनी कंट्री के भले के लिए उसको मारा है। और ऐसा करने से लोग जो है ना, वो हमें एज अ सर्जन देखेंगे, मर्डरर नहीं देखेंगे। पर्जर्स का मतलब है सर्जन।
दोस्तों सर्जन जो होता है ना वो भी बॉडी को काटता है, सर्जरी करता है वो, लेकिन वो बॉडी को काटता है सही करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए बॉडी को काटता है। लेकिन जो कातिल होता है ना, मर्डरर होता है, वो जान लेने के लिए मारता है। सर्जन जान बचाने के लिए मारता है और मर्डरर जान लेने के लिए मारता है। तो वो ये कह रहा है ब्रूटस कि अगर हम इस तरह से पेश आएंगे तो लोग हमें एज अ सर्जन देखेंगे, मर्डरर नहीं देखेंगे। एंड फॉर मार्क एंटनी, थिंक नॉट ऑफ हिम, फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ। और रही बात मार्क एंटनी की, तो उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्क एंटनी सीजर का राइट हैंड है, तो जब हम सीजर का सर ही काट देंगे, उसका अलग कर देंगे सर, तो राइट हैंड किसी काम का नहीं होगा, बेकार हो जाएगा वो। तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मार्क एंटनी सीजर के मरने के बाद। कैसियस, येट आई फियर हिम, फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही बेयर्स टू सीजर। लेकिन फिर भी मुझे एंटनी से बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो सीजर से बहुत प्यार करता है। ब्रूटस, एलास, गुड कैसियस, डो नॉट थिंक ऑफ हिम, इफ ही लव सीजर ऑल दैट ही कैन डू इज टू हिमसेल्फ। उफ, अच्छे कैसियस, उसके बारे में मत सोचो यार, क्यों सोचे जा रहे हो उसके बारे में। अगर एंटनी वाकई सीजर से मोहब्बत करता है तो उसमें उसका नुकसान है, पड़ा रहेगा एक तरफ सीजर की याद में, उसी का नुकसान है उसमें। अगर सीजर से मोहब्बत करता है तो हमारा कोई नुकसान थोड़ी है। कहने का मतलब ये है कि उसे सीजर का गम सताता रहेगा, सीजर की याद से वो परेशान रहेगा, तो उसमें उसी का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर एंड डैट वर मच ही शुड, फॉर ही इज़ गिवन टू स्पोर्ट्स, टू वाइल्डनेस एंड मच कंपनी। अगर उसको मोहब्बत है सीजर से तो वो उसकी याद में मरता रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एंटनी बड़ा शौकीन आदमी है। उसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटेड रहता है, पार्टीज़ बहुत पसंद है उसको, तो वो तो मौज मस्ती करने वाला इंसान है, भूल भाल जाएगा थोड़े दिन में। सीजर का अगर गम उसको सताएगा भी तो थोड़े दिन का सताएगा, उसके बाद मौज मस्ती करेगा वो आराम से। ट्रिबोनियस, देयर इज़ नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई, फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियर आफ्टर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मार्क एंटनी से हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको जान से मत मारो, बाद में वो इन्हीं बातों को याद करके खूब हंसेगा। मतलब जो कॉन्स्पिरेसी हम लोग करने जा रहे हैं, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचेगा मार्क एंटनी बाद में और खूब हंसेगा। इस कॉन्स्पिरेसी का जो गम है ना, वो थोड़े टाइम तक रहेगा मार्क एंटनी को, उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इन बातों पर हंसेगा वो। दोस्तों आखिर में मार्क एंटनी ऐसी नानी याद दिलाएगा ना इन सबको, ये लोग याद रखेंगे। कैसियस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करी है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, ख़ासतौर से ब्रूटस। और आपको पता ही है कि जो ब्रूटस ने कहा वही सब लोग मानेंगे। अ क्लॉक स्ट्राइक्स, इसी दौरान घंटा बजने लगता है, टन टन। दोस्तों एक्ट 2 सीन 1 काफ़ी बड़ा है यार, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है, ये एक्ट 2 सीन 1 का 3rd पार्ट है। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको आगे की कहानी मिलेगी, 3rd पार्ट मिलेगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।